हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। ये हमारा रिवीजन वीडियो है। ये उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा जिनका एग्ज़ाम है बीकॉम का, और जो सीए आईपीसीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम कोई वेस्ट किए हुए। सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013। ये जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है, हम इसका सेक्शन 1 पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सेक्शन 1 में सबसे पहले बोला गया है कंपनी एक्ट 2013 जो है सेक्शन 1 ये बोलता है कि कंपनी एक्ट 2013 ये कब एप्लीकेबल होगा, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, कौन सी कंपनी जिनके लिए एप्लीकेबल होगी, है ना। इसके बारे में हमें सीखना है यहाँ पे। देखिए, आपका जो सेक्शन 1 है ये बोलता है कि इसमें जो टाइटल है वो क्या है आपका, वो टाइटल होगा कंपनी एक्ट 2013 का। इसके बाद ये एक्सटेंड कहाँ पे होता है, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, यानी कंपनी एक्ट 2013 जो है पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होती है। यानी पहले क्या था, जम्मू कश्मीर नहीं होती थी तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन जब से आपका जम्मू कश्मीर इंडिया के पार्ट्स में इंक्लूड किया गया है, यानी 370 ए हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर को भी इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया है। तो उस केस में कोई भी एक्ट है, यानी कंपनी एक्ट 2013 भी होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। कमेंसमेंट कहाँ से हुई है, ये कमेंसमेंट कब हुई है, जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंटेड किया था, और ये ऑफिशियल गैजेट पे इसे जब नोटिफिकेशन दिया गया था उस समय ये कमेंसमेंट हो गई थी इस एक्ट का। ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है कहाँ कहाँ, यानी ये जो एक्ट है वो कहाँ कहाँ लगता है, किस किस के ऊपर लगता है ये एक्ट। ये जो एक्ट है ये आपका एप्लीकेबल होगा ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हो, कहाँ पे, इस एक्ट के अंदर, या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। इस एक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे कि 2013 हो गया। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब हो गया 1956, यानी जो कंपनी एक्ट 2013 उसके पहले जो एक्ट हुआ करती थी, कब इसके पहले जो लॉ हुआ करती थी वो 1956 होती थी। यानी अगर कोई कंपनी जो 1956 में भी इंकॉर्पोरेट हो चुकी है, बन चुकी है, उस पर भी कंपनी एक्ट 2013 लग जाएगा, यानी उसके भी रूल्स लगेंगे वहाँ पे। इसके बाद अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर भी आपका कंपनी एक 2013 लगेगा, लेकिन ध्यान रखना है एक्सेप्ट अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसमें पहले से ही कोई इंश्योरेंस एक्ट लग रही है 1930, या ईडा एक्ट 1999 लग रही है, तो उस कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 नहीं एप्लीकेबल होगा। तीसरी, बैंकिंग कंपनीज, अगर कोई बैंकिंग कंपनीज है तो उसके ऊपर भी कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि अगर ऐसी कोई बैंकिंग कंपनी है जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग रेगुलेट हो रही है, तो वहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उस बैंकिंग कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 नहीं लागू होगा। डी आता है कि अगर कोई कंपनी जो इंगेज है जनरेशन या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर कोई ऐसी कंपनी जो बिजली बिल बनाती है, सप्लाई करती है, जनरेट करती है, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन ध्यान रखना है अगर उसके ऊपर पहले से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर वो रेगुलेट हो रही है तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अदर कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जो स्पेशल एक्ट के द्वारा चलाई जाती है, तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना है एक्सेप्शन है वेयर प्रोविजंस आर इनकंसिस्ट ऑफ द स्पेशल एक्ट। तो स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर जिसे हम रेगुलेट करते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी एक्ट 2013 नहीं एप्लीकेबल होती है। अब ऐसे कौन से आपके कंपनीज होती है जो स्पेशल एक्ट में आती है, ऐसी कंपनी आपके बॉडी कॉर्पोरेट होती है, जैसे कि जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया गया रहता है, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे बता दिया है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसके ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है, यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचआई जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी आपका नोटिफाई गवर्नमेंट करेगी तभी लगेगा। तो जो नोटिफाइड किया गया रहेगा जो एक्ट, वही एक्ट इस पे एप्लीकेबल होता है, कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होती है। ये बेसिक मैंने बताया सेक्शन फर्स्ट, यानी जो कहाँ कहाँ कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होती है, किस किस कंपनी के ऊपर ये अप्लाई होता है। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहला चीज़, व्हाट इज कंपनी। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होती है। कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जनरल सी बात है, ठीक है। कंपनी को भी हम एक पर्सन ही मानते हैं, लेकिन ये आपका आर्टिफिशियल होता है, क्यों, क्योंकि कंपनी को हम बनाते हैं, उसे बिल्ड करते हैं,
इसलिए बोला गया है कंपनी जो वर्ड है वो कहाँ से आई है, एक लैटिन वर्ड से आई है जिसका मतलब यहाँ पे दो वर्ड से है, एक तो है कम और दूसरा है पेनीज। कम का मतलब होता है लैटिन वर्ड में विथ या टुगेदर, विथ या टुगेदर यानी एक साथ, ठीक है। और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड, ब्रेड यानी आपका जो भोजन होता है या रोटी होता है उसको बोला गया यहाँ पे, यानी एक साथ मिलकर हम अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं उसे कंपनीज बोलते हैं। सो हैंस द कंपनी मीन्स इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मतलब हो गया जहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं आपस में मिलकर अपनी सहायता के लिए, अपने मिल्स के लिए, अपने खाना के लिए, अपने भोजन के लिए वो क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, उसे कंपनी बोला जाता है। कंपनी का जो आपका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सेक्शन याद रखेंगे, सेक्शन आपका 2 सबसेक्शन 20 में बोला गया है कंपनी एक्ट 2013। इसमें डिफाइन किया गया है व्हाट इज कंपनी। कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो अंडर दिस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट का मतलब हुआ है बनाई गई है, उसे फॉर्मेट किया गया है, या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में अंडर दिस एक्ट का मतलब हो गया 2013, दिस एक्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2013 हो जाएगा। एंड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ इसका मतलब 1956, या तो कोई कंपनी 1956 में बनी है उसको भी हम कंपनी मानेंगे, या तो कोई कंपनी 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है, बनाई गई है, तो उसे भी कंपनी मानेंगे। यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से मैंने दिखाया है कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी, ये सेक्शन याद रखेंगे। कंपनी मींस इनकॉर्पोरेटेड, कहाँ पे, या तो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट की गई है या फिर प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रीवियस लॉ यानी कौन होती थी आपकी, कंपनीज एक्ट 1956 होती थी। अब आते हैं हम लोग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। कंपनी की नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा। सो कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन है, डेफिनेटली आप लोग को पता होगा कंपनी क्या है भाई, लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन क्यों बोला गया है, बिकॉज जब भी कंपनी बनाई जाती है तो एक नियम से बनाई जाती है, एक लॉ से बनाई जाती है, और ये क्रिएट किया जाता है प्रोसेस ऑफ लॉ अदर देन नेचुरल बर्थ, यानी जैसे हम लोग हो गए, हम लोग तो नेचुरल बर्थ है, लेकिन कंपनी को जब भी फॉर्मेट करेंगे तो एक लॉ के द्वारा ही उसे हम फॉर्मेट करेंगे, फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। इस वजह से कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहलाती है। नेचुरल पर्सन अ कंपनी ऑल्सो इंजॉय मेनी राइट्स, कंपनी के पास बहुत सारे राइट्स भी दिए गए रहते हैं। इनकट मेनी लाइबिलिटीज, बहुत सारे लाइबिलिटीज भी होती है जैसे नेचुरल पर्सन की होती है। अब इसमें से कुछ ऐसे फीचर्स आपको याद रखने हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ पहला चीज़ है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जो कंपनी होती है ना वो क्या होती है, पहला फीचर ये हुआ कि सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कंपनी अलग, मेंबर अलग, यानी कंपनी एक कंपनी है, उस कंपनी के जो मेंबर होते हैं यानी शेयर होल्डर होते हैं और मेंबर होते हैं, दोनों सेपरेट माने जाते हैं। इस वजह से, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड हो जाती है, लेकिन मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। याद रखेंगे यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यहाँ पे कंपनी हैज़ एन इंटेंट सेपरेट इट्स मेंबर, मतलब इसके मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से कंपनी को, उसकी एग्जिस्टेंस को हम अलग मानते हैं। जब भी हम कंपनी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओके, इसमें जो जो भी चीज़ें कंपनी कोई भी ट्रांजेक्शन करती है तो कंपनी अपने नाम पे करेगी, ना कि मेंबर्स के नाम पे करेगी। इस वजह से कंपनी के खुद की पर्सनालिटी होती है, कंपनी की खुद की नेम्स होती है, कंपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है जो उसके मेंबर्स से उसे अलग बनाती है। उसके बाद कंपनी जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स रहती है या फिर कोई भी वो केस करती है किसी के ऊपर, तो सारे चीज़ उसको एप्लीकेबल होता है। कंपनी जो भी चीज़ें करेगी वो अपने नाम से करेगी, मेंबर के नाम से नहीं करेगी। इसी वजह से कंपनी को हम सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, यानी कंपनी और मेंबर्स का कोई भी संबंध नहीं होता है, यानी कंपनी अलग होती है, मेंबर्स अलग होते हैं। याद रखेंगे बस केवल लायबिलिटी के केस पे कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो कंपनी करती है, इसलिए कंपनी का वहाँ पे मोहर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्यों, बिकॉज ये लॉ के द्वारा बनाई गई होती है और ये इनविजिबल भी होती है, इसको हम देख नहीं सकते, ना ही इसे इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी टच, इसे टच भी नहीं कर सकते, बट एग्जिस्टिंग इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ। मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल पर्सन तो है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते,
बस लॉ के अकॉर्डिंग हम उसे बताते हैं कि ये एक कंपनी है, ये एक पर्सन है, कंपनी को जो चला रहा है उसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो कंपनी होती है वो कंपनी को हम टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कंपनी के जो एग्जिस्टेंस होती है, उसकी मौजूदगी होती है, वो कैसे होती है, लॉ के द्वारा होती है। यानी लॉ ही बोलता है हाँ इस नाम की ये कंपनी मौजूद है। इस वजह से लॉ हमें ये वेरीफाई करवाता है, लॉ ही हमें बताता है कि कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो लॉ से ही पता चलेगा। इसके बाद इसके पास बहुत सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है, जैसे नेचुरल पर्सन की होती है। नेक्स्ट है आपका कि जो कंपनी होती है ना, वो उसकी एक नेशनलिटी होती है। नेशनलिटी का मतलब जैसे कि फॉरेन कंपनी हो गई, है ना, इंडियन कंपनी हो गई, ये नेशनलिटी हो गई। रेसिडेंस भी होती है, इंडिया में बन रही है तो इंडियन कंपनी कहलाएगी, ठीक है। विदेश में बनेगी तो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। बट नो सिटीजनशिप, लेकिन उसकी कोई सिटीजनशिप नहीं होती है, ये भी फीचर है, याद रखेंगे। लायबिलिटी, अभी मैंने बताया लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी यहाँ पे जो भी मेंबर्स होती हैं उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड, मैंने अभी बताया। किस चीज़ के लिए लिमिटेड होगी, लिमिटेड का मतलब हो गया कि अगर कंपनी की जो भी लोन होती है, डेब्ट होती है, ठीक है, वो सारे डेट्स एंड लोन के लिए कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं एक पर्सन है जिसने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया, परचेज किया, उसकी नॉमिनल वैल्यू 1,000 रुपया है, आउट ऑफ विच इसमें से उसने पेड किया 750 रुपया। 1,000 रुपया था पे करना और 750 रुपया उसने पे कर दिया, तो बताओ कितने पे नहीं किया, 250। तो 250 ही उसकी लायबिलिटी होगी मेंबर्स की। जैसे वो 250 पे कर देगा उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। कंपनी फिर कंपनी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, इस मेंबर की फिर कोई भी लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी। तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड कितनी हो गई, अप टू द 1,000 रुपीज तक। इसलिए बोला गया है कि लायबिलिटी मेंबर्स की कैसी होती है, लिमिटेड होती है भाई, और कंपनी की अनलिमिटेड होती है, याद रखेंगे। फीचर्स ये है आपका। नेक्स्ट देखेंगे परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी होती है, कंपनी के मेंबरशिप, अगर कंपनी के अंदर जो भी मेंबर होते हैं वो एक बार चाहे आए या जाए, यानी अगर मेंबर है वो अपने शेयर को बेच दे, ट्रांसफ़र कर दे, या मेंबर्स की डेथ हो जाए, ठीक है, या नया मेंबर आए, उस केस में भी कंपनी हमेशा चलती रहेगी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मेंबर कंपनी के अंदर आ रहा है और कौन मेंबर कंपनी से बाहर जा रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है परपेचुअल सक्सेस, यानी हमेशा कंपनी चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, चाहे मेंबरशिप रहे या न रहे। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। यानी जो भी कंपनी होती है ना, वो कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है या फिर कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटी टू सू। सू मीन्स यहाँ पे होता है केस फाइल करना, किसी के ऊपर मुकदमा करना, ठीक है। एंड बी सूट का मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर भी कोई पर्सन मुकदमा कर सकता है, या फिर कंपनी किसी दूसरे पर्सन या दूसरे कंपनी के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। इस चीज़ को बोला गया है, तो ये भी एक फीचर होती है आपका। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज ऑब्जेक्टिव। यानी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो केवल पैसे प्रॉफिट कमाना होता है। इस चीज़ को याद रखना, अगर कोई कंपनी हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मे बी प्रॉफिट अर्निंग ही होती है अधिकतर, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होती है, सोशल पर्पस से भी उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, तो वो आपका एनजीओ टाइप का कंपनी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ऐसी कंपनियां, जैसे सेक्शन 8 के अंदर ऐसी कंपनियां आती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल पर्पस के लिए, यानी समाज के भलाई के लिए उस कंपनी को बनाई गई होती है। लेकिन जो समाज के भलाई के लिए नहीं बनाई गई है, जिनका केवल काम है प्रॉफिट अर्न करना, तो ऐसी कंपनियां होती हैं, वो आपकी कंपनी एक्ट 2013 में ही आपका कवर होगा। इसके बाद सीपरेट मैनेजमेंट, यानी जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, किसके नज़र में, कंपनी के लॉ के नज़र में। बट इट कैन नॉट बी कैरी इट्स एक्टिविटीज़ ऑन इट्स ओन, लेकिन ये खुद से सारी एक्टिविटीज़ नहीं करती, इसके लिए एक पर्सन चाहिए होता है। एक पर्सन जो होता है प्रमोटर्स यानी डायरेक्टर्स जिसको बोला जाता है, बाद में चल के डायरेक्टर्स बन जाता है। तो कंपनी इज एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज बाय मैनेजियल पर्सन एमपी, यानी मैनेजियल पर्सन के द्वारा ही कंपनी को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, मैनेज किया जाता है। मैनेजियल पर्सन में कौन कौन आएंगे आपका, जैसे कंपनी के सीईओ होते हैं,
कंपनी के CFO होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, इनके द्वारा ही कंपनी को रन कराया जाता है। मेंबर्स हु फॉर्म एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनी डू नॉट कैरी कॉर्पोरेट फंक्शन, लेकिन मेंबर्स जो पैसे लगाते हैं कंपनी के अंदर, वो कंपनी को कॉर्पोरेट फंक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, यानी कंपनी को रन नहीं करवाते हैं। वो बस केवल क्या करते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव सॉरी वो क्या करते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि जो सारे मेंबर्स के बिहाफ पे काम करते हैं। यानी कंपनी की जितनी सारी एक्टिविटीज़ है उसको कंडक्ट करने का काम किसको दिया जाता है, डायरेक्टर्स को दिया जाता है। और डायरेक्टर कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, मेंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सेपरेट एक मैनेजमेंट बनाई जाती है, यानी जो कंपनी को रन कराने का एक अलग पर्सन होता है जिसको हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं। ओवरऑल अगर बोलेंगे तो मैनेजर पर्सनल होता है वो। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ पावर, यानी जो कंपनी होती है ना, कंपनी की जो पावर्स होती है ना, उसको लिमिट में रखा गया है। क्या लिमिट में रखा गया है, उसकी पावर कितना कहाँ पे बताई गई है, कंपनीज फॉर्म फॉर ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जिस वजह से बनाई जाती है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो सारा ऑब्जेक्ट कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। यानी जब कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी जब हम बनाते हैं, तो उसी समय उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्ट को भी हम बना देंगे। हम ये दिखाएंगे कि कंपनी किस वजह से बनाई जा रही है, कंपनी का पर्पस क्या है बनाने का। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, जिसमें ये बताया जाता है कि कंपनी किस वजह से बनाई जा रही है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करेगी, ये सारा चीज आपको बताई जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स पावर। तो जो भी पावर्स दी जाती है वो कहाँ पे दी जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पावर दी जाती है। अगर कोई कंपनी अपने पावर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई कंपनी अपने पावर से बाहर जाके काम करती है तो उसे बोला जाता है अल्ट्रा वायरस। याद रखेंगे, ये मैंने बताया भी था। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि इसकी पावर्स कैसी होती है, लिमिटेड होती है। वो लिमिटेशन पावर्स कहाँ दी गई होती है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दी जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि कंपनी को ये बोल दिया गया कि कंपनी आप केवल 10 लाख तक ही लोन ले सकते हो, आप केवल 10 लाख तक ही लोन ले सकते हो बैंक से। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एक लिमिटेशन लगा दी गई है कि अगर वो कंपनी बैंक से लोन लेने जाएगी तो 10 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकती है। तो उस केस में इसको बोला जाएगा लिमिटेशन ऑफ पावर, यानी कंपनी अपने पावर्स का यूज़ नहीं कर सकती वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा। तो लिमिट कर दिया गया है उसके पावर्स को। या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स को बोला गया है कि कंपनी का डायरेक्टर्स कंपनी से ही, अपनी ही कंपनी से, जिस कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर, उसी कंपनी से 1 लाख तक का लोन ले सकता है। तो ये भी उसके पावर्स को लिमिट कर दिया गया है इस वजह से। नेक्स्ट देखेंगे आपका, टर्मिनेशन बाय वाइंडिंग अप। ओके, यानी जो कंपनी है ना, उसकी कंपनी की एग्जिस्टेंस कब समाप्त होती है, वो वाइंडिंग अप के द्वारा समाप्त हो जा सकती है। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद कर देना। अ कंपनी इज अ परपेचुअल एंटिटी विच कैन नॉट बी डाइड आर डिजॉल्व। हाँ, कंपनी कभी मर नहीं सकती, ना ही डिजॉल्व हो सकती है। केवल वो लॉ के द्वारा ही उसे हम बंद कर सकते हैं, लॉ के द्वारा ही उसे डिजॉल्व कर सकते हैं। यानी अपने आप वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। अगर आपने कंपनी खोला है तो उसे आपको बंद भी करना पड़ेगा। तो बंद करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो लॉ के द्वारा बंद करना पड़ेगा, या फिर वॉलेंट्री अगर बंद करेंगे तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वॉलेंट्री में आपकी टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें मुझे वॉलेंट्री भी उसे क्लोज करना पड़ेगा। मान लेते मैंने कोई कंपनी बनाई, मैंने बोला कि 10 साल तक मैं कंपनी को चलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा, तो ये आपकी वॉलेंट्री टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। हैंस द कंपनी इज टर्मिनेटेड बाय मींस ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब जब भी कंपनी को बंद करेंगे उसको बोलेंगे टर्मिनेट करना। लेकिन टर्मिनेट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि वाइंडिंग अप कर देना, ठीक है, डिसॉल्व कर देना भी एक तरीका होता है आपका। वाइंडिंग अप में पूरी तरीके से कंपनी बंद नहीं होती, डिसॉल्व में एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ऐसे करके मैंने ये फीचर्स बताए आपके, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनीज बताए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए टॉपिक्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंपनीज। जो कंपनीज के कितनी प्रकार की कंपनियां होती है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली अब इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे।
सो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज को क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे? लायबिलिटीज के बेसिस पे, मेंबर्स के बेसिस पे, कंट्रोल के बेसिस पे। लायबिलिटीज का बेसिस पे क्या क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज। हम एक एक करके समझेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है आपका लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? यानी कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी होती है, कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो पूरे पैसे नहीं देते हैं किस चीज़ का, जो भी शेयर वो परचेज किए रहते हैं, जो भी शेयर वो परचेज किए रहते हैं उस शेयर का पूरे पैसे नहीं दिए रहते, तो उस केस में कंपनी की जो मेंबर्स होते हैं उनकी, यानी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटीज केवल वहां तक बढ़ जाएगा जहां तक उन्होंने उस शेयर का पैसा नहीं दिया है। सपोज एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं कोई शेयर होल्डर है जिससे मैंने पैसा लेना था 10 रुपया और उसने केवल 8 रुपया पे कर दिया है, 2 रुपया अभी पे नहीं किया है, तो उस कंपनी की लायबिलिटी केवल 2 रुपये तक अभी बची है। जैसे ही वो 2 रुपया पे, सॉरी, वो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी 2 रुपया तक अभी बची है, जैसे ही मेंबर्स 2 रुपया पे कर देगा तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी लायबिलिटी ना, वो लायबिलिटी गारंटी के द्वारा यहाँ पे की जाती है। इन सम टाइम्स, इन सम कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन अमाउंट ऑफ मनी। उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पैसे, यानी जो मनी होती है उसकी अमाउंट्स को पहले से मेंशन कर दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि गारंटी पे कितनी करनी है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ऐसा कब होता है? जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, तो उस केस में दे विल बी लायबल ओनली टू पे ओनली द अमाउंट सो गारंटी। अगर कोई मेंबर है, उसने ये प्रॉमिस कर लिया है कि गारंटी देता हूँ कि अगर कंपनी बंद होगी तो मैं 10 लाख रुपए पे करूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसने ये गारंटी ले लिया अपने से, तो जैसे ही कंपनी अगर इनकेस वाइंडिंग अप होती है, बंद होती है, तो उस केस में मेंबर को 10 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखवा लिया था। सो इसलिए ये इसको बोला जाएगा लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पे जो कंपनी होते हैं या क्रेडिटर होते हैं, वो कैन नॉट कंपेल दे टू पे एनी मोर मनी। यानी कंपनी या क्रेडिटर्स उस मेंबर्स को कभी भी बाध्य नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा कि आप 10 लाख से ज़्यादा का पैसा मुझे पे करो। इसको बोला जाएगा लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट आपका अनलिमिटेड कंपनीज। ये तो नाम से समझ में आ रहा है, अनलिमिटेड कंपनीज का मतलब ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड होती है, नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं होती उस मेंबर्स की लायबिलिटी का, बेचारा वो घर से भी पैसे लाके पे करेगा। तो ऑल पर्सनल एसेट ऑफ शेयर होल्डर्स टू मीट इट्स डेब्ट व्हाइल वाइंडिंग अप, ठीक है। यानी अगर 10 लाख का लोन उसके पास आ गया तो घर से भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे और भी लाना पड़ेगा, तो वो सारा चीज़ घर से भी लाके पे करेगा, तो इसके लिए इसकी लायबिलिटी एक्सटेंड होती है कहाँ तक? कंपनी के पूरे डेट तक। इसके बाद जो कंपनीज होती है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन मेंबर के बेसिस पे देखेंगे। मेंबर्स के बेसिस पे क्या क्या कंपनियां होती हैं? एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, इस बार रेड से लिखता हूँ। सो फर्स्ट है वन पर्सन कंपनी, नाम समझ में आ रहा है, ओपीसी इसको बोला जाएगा। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में बोला गया है, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 62 में बोला गया है, इसको क्लॉज पढ़ेंगे। These kind of companies have only one member. 1% कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके मेंबर्स केवल एक होते हैं, एज देयर सोल शेयर होल्डर्स। इसमें केवल एक ही शेयर होल्डर होता है। इसमें ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होती है, उससे अलग होता है, क्योंकि ओपीसी को जो लीगल एंटिटीज बोला गया है और सोल मेंबर से ही अलग होता है। जैसे अदर कंपनियां होती है, सेम उसी तरह इस कंपनियां में भी मेंबर्स एक होते हैं और इसके डायरेक्टर्स भी मिनिमम एक होते हैं, याद रखेंगे। 1% कंपनी में कोई भी मिनिमम कैप शेयर कैपिटल्स की जरूरत नहीं होती है। तो 1% कंपनी क्या होती है? जिसके मेंबर्स एक होते हैं, इसमें मिनिमम शेयर कैपिटल्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये एक लीगल एंटिटीज होती है जो लॉ के द्वारा बनाई गई होती है। अब आते हैं पब्लिक कंपनी। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में पक्का आ जाएगा आपका ये। पब्लिक कंपनी मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, सेक्शन 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब किया गया रहता है। प्रेस्क्राइब मीन्स
यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कितना इसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जब बताएगी इसे, तो उस केस में हम मानेंगे उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। तो इसलिए बोला गया है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उतना ही मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा। ये जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो सेक्शन 8 कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 8 कंपनीज कौन होती है? सेक्शन 8 कंपनी में आपके आते हैं एनजीओ टाइप कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिनका ऑब्जेक्ट होता है समाज सेवा करना, सोशल वेलफेयर करना, उसके उसको बोला जाएगा आपका एनजीओ कंपनी। वो कंपनियां सेक्शन 8 में कवर होती है। तो उन सब के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल्स के लिए बाउंडेशन नहीं है। प्रोवाइडेड दैट, अब देखिए जो पब्लिक कंपनी होती है, अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी किसे कहलाएगी? पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ऐसी कंपनी को कहा जाएगा जो पब्लिक कंपनी के पर्पज से बनाई गई होती है। यानी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी आप पब्लिक कंपनी कहोगे। मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे XYZ लिमिटेड एक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है AB। AB प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। तो उस केस में अब ये पब्लिक कंपनी हो गई और ये हो गई आपकी प्राइवेट कंपनी। तो ये अगर ये सब्सिडरी है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, ये पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ये याद रखना आपको कि अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, वो पब्लिक कंपनी होती है। ये एग्जाम्पल है आपका, इसको आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ये। नेक्स्ट आपका प्राइवेट कंपनी देखेंगे। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन आपका 2 क्लॉज 68 में बोला गया है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब। इसका भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रेस्क्राइब करती है एंड बाय इट्स आर्टिकल्स, इसके आर्टिकल्स में ये सारी चीज मेंशन की गई होती है। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, यानी रेस्ट्रिक्शन होती है प्राइवेट कंपनी को कि वो अपना शेयर ट्रांसफर करें। दूसरी कि जो 1% कंपनी के अलावा प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या 200 होती है, यानी मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या 200 होगी प्राइवेट कंपनी में, याद रखेंगे। और जो मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या 200 होती है उसमें ज्वाइंट होल्डर होते हैं, जो ज्वाइंट शेयर होल्डिंग होते हैं उनको सिंगल मेंबर्स काउंट किया जाएगा। याद रखेंगे सिंगल मेंबर्स। मान लेते हैं कोई हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने मिलकर, हस्बैंड और एक वाइफ है, दोनों ने मिलकर एक शेयर परचेज कर लिया है एक रिलायंस कंपनी का। तो ऐसा नहीं है कि मैं हस्बैंड वाइफ को दो मानूंगा, इन दोनों में दोनों को ही हम सिंगल मानेंगे, सिंगल मेंबर मानेंगे। तो ज्वाइंट है ना, क्योंकि उन्होंने दोनों मिल के लिया था, ज्वाइंट होल्डिंग जो होगा वो सिंगल मेंबर्स काउंट करेंगे। इसके बाद और क्या चीजें हैं जो आपको नंबर्स यानी नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं करना है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उस कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉयमेंट है यानी एम्प्लॉय है, तो उसको आप मेंबर्स काउंट नहीं करोगे। या फिर उस कंपनी के अंदर पहले वो मेंबर था, पहले उस कंपनी का वो शेयर परचेज किया था, मेंबर था, तो उसे भी काउंट नहीं करोगे। ठीक है, याद रखेंगे फॉर्मली यानी पुराना वाला जो, या पुराना कोई एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय पर्सन है, या फिर पुराना कोई मेंबर्स है, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे प्रेजेंट में। सो इस वजह से ये बोला गया है यहाँ पे। तीसरा आपको याद रखेंगे कि जो भी कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती शेयर इशू करने के लिए। तो प्रोविजन है एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। 3 कंडीशन याद रखने हैं प्राइवेट कंपनी में। पहला, वो शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, मैक्सिमम मेंबर्स 200 होंगे और ज्वाइंट होल्डिंग होगा तो सिंगल मेंबर्स काउंट करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक्सक्लूड करके रखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। जो हमारे पहले पास्ट के मेंबर्स हैं उनको काउंट नहीं करेंगे, या फिर पास्ट के जो एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयमेंट वाले जो पर्सन हैं उनको काउंट नहीं करेंगे। तीसरा कि वो पब्लिक के पास शेयर इशू करने नहीं जा सकते, कोई भी किसी प्रकार की सिक्योरिटी इशू करने वो पब्लिक के पास नहीं जा सकते। इस तरीके से ये आपका रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस होती है प्राइवेट कंपनी की है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में याद रखेंगे कि जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल्स होती है शैल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी।
सेक्शन 8 कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल्स एप्लीकेबल नहीं होता है, याद रखिए। प्राइवेट कंपनी में तो एप्लीकेबल है। इस तरीके से ये आपका बताया गया है यहाँ पे। ये चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी नहीं है अभी। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या आएगा? गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में आती है। सेक्शन 2 क्लॉज 45 में आती है। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें 51% से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली वन या मोर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल यानी शेयर होल्ड करके रखा गया होता है, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। क्या देखेंगे? इंक्लूड अ कंपनी विच इज अ सब्सिडी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। अगर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडी कंपनी है तो वो सब्सिडी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बताया गया है। एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनी होती है, इसमें बोला गया कि एक ऐसी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, याद रखेंगे। क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, उसको बोला जाएगा एसोसिएट कंपनी। सपोज एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पे एक्स कंपनी एक है, यहाँ पे एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी ने इस वाई कंपनी के अंदर अपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बना के रखा हुआ है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स, यानी वाई कंपनी के अंदर जो भी टोटल वोटिंग पावर्स है, उस टोटल वोटिंग पावर्स का 20%, कम से कम 20% एक्स अपने पास रखता है, तो यहाँ पे बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। कौन हो जाएगा? एक्स कंपनी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। फिर ये चीज बोला गया यहाँ पे, याद रखेंगे। होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46 में बोला गया है। होल्डिंग कंपनी मीन्स इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब फादर। जैसे यहाँ पे एक्स कंपनी है और ये वाई कंपनी है। वाई कंपनी के अंदर जितनी सारी कैपिटल्स है ना, मैक्सिमम कैपिटल्स जो है वो एक्स कंपनी का है, तो एक्स कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, वाई कंपनी को सब्सिडी कंपनी बोलेंगे, जो कि आपकी नेक्स्ट पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। सब्सिडी कंपनी का सेक्शन 2 एंड क्लॉज 87 है। क्या होती है? सब्सिडी कंपनी किसको बोलेंगे? सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या काम करती है? कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहला कंडीशन याद रखेंगे, सब्सिडरी कंपनी क्या कहलाएगी? अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशंस को कंट्रोल करती है, या दूसरा एक्सरसाइज या कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स either its own or together with one or more of its subsidiary company। मतलब याद रखेंगे दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या हुआ? सब्सिडी कंपनी कब कहलाएगी? अगर होल्डिंग कंपनी उस कंपनी यानी सब्सिडी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, दूसरा 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर्स को कंट्रोल करती है, तो सब्सिडी कंपनी वो कहलाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स कंपनी है, वाई कंपनी, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे जो वाई कंपनी है, इस वाई कंपनी का जो भी कैपिटल है, उस कैपिटल का कम से कम आधा यानी कम से कम 50% कैपिटल एक्स का है। तो अगर 50% से ज़्यादा कैपिटल जो है वो एक्स का है वाई के कैपिटल में, तो यहाँ पे एक्स जो है वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और वाई सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। पहला कंडीशन। या फिर वाई कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट्स एक्स कंपनी के पास होता है, तो फिर एक्स कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, वाई कंपनी सब्सिडी कंपनी कहलाएगी। ये चीज बोला गया यहाँ पे इस पूरे डेफिनेशन में। इसको और अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। इसको लर्न करने का मतलब कि आप इसी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बस। और इसी को सेम एग्जाम में इसी तरह से आप लिख लीजिएगा। ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि देख लो यहाँ पे
कंपनी शैल बी डीम टू बी सब्सिडी कब कहलाएगी? पहला चीज तो होल्डिंग कंपनी इवन ही कंट्रोल द क्या, सब क्लॉज 1 जो ऊपर दिया गया है। दूसरा अनदर सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी। दूसरा कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी एक्सरसाइजेस सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट्स डायरेक्शन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। बोले बोला ना, या तो सारे डायरेक्टर्स को हटा सकता है या फिर सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को हटा सकता है या अपॉइंट कर सकता है, तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिशन ऑफ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब आते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में बोला गया है। ये आपका सेक्शन 2 क्लॉज 85 है। मैं बार बार इसको सेक्शन बोल दे रहा हूँ जबकि क्लॉज 85 बोला जाएगा। डेफिनेशन में क्लॉज बोला जाता है। ठीक है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब स्मॉल कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड। स्मॉल कंपनी का पहला कंडीशन याद रखिए। पहला कंडीशन क्या है? उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो, या फिर अगर ज़्यादा है तो फिर वो 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो। ठीक है, लेकिन कब? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर ना होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो भी गया तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल कंपनी। लेकिन लेकिन इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है। अमेंडमेंट क्या आ चुकी है? अमेंडमेंट ये आ चुकी है कि पेड अप कैपिटल को 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम रखा गया है अब, और टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से कम रखा गया है। यानी जो शुरू में ये जो कंडीशन है यहाँ पे ये वाली, और यहाँ पे ये 50 लाख की जगह अब क्या हो गया है? 2 करोड़ हो चुका है। और ये 2 करोड़ है उसकी जगह 20 करोड़ हो चुका है, 20 करोड़ रुपीज हो चुका है। तो इस तरीके से ये हो चुका है, अमेंडमेंट बदल गया है। तो डेफिनेशन में आप ना इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों की जगह मैंने दोनों बता दिया ताकि आप पूरी इस तरीके से लिख के आएंगे एग्जाम में। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रोवाइडेड है कि कुछ ऐसे यहाँ पे कंपनियां हैं जो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगी। जैसे अगर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगी। या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 8 में रजिस्टर है, यानी जो एनजीओ हो गया, जो कंपनी सोशल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो ऐसी कंपनियां आपकी स्मॉल कंपनियां नहीं कहलाती। या फिर ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न की जा रही है, एक स्पेशल एक्ट के द्वारा चलाई जा रही है, तो वो सारे भी कंपनियां आपको नहीं कहलाएंगी वहाँ पे। और देखेंगे आपके यहाँ पे फॉरेन कंपनी। व्हाट इज फॉरेन कंपनी? ये सेक्शन 2 क्लॉज 42 में बोला गया है। फॉरेन कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, या ये खुद से चलाया जा रहा हो इंडिया में रहकर, या फिर इंडिया में कोई एजेंट है जो उसे चला रहा है फिजिकली या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। साथ में आपको ये भी याद रखना है ये एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस इंडिया के अंदर वो कर रहा है, किसी भी तरह का बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया के अंदर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी। वो कंपनी क्या कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी। पहला चीज, उसका बिजनेस इंडिया में हो पूरी तरीके से, या फिर पार्सली, यानी या तो फिर एजेंट की तरफ से चलाया जा रहा हो या फिर खुद ओनर यहाँ पे रह के चला रहा है, तो उसे हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। या फिर जो भी बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया के अंदर की जा रही है तो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका फॉरेन कंपनी में एक तो आपका यस बैंक होता है, ठीक है, एक्सिस बैंक है आपका। ये सारे आपके जो कंपनी हैं, ये भी बैंकिंग कंपनी है, ये भी आपके फॉरेन कंपनी है, क्योंकि इसको यहाँ पे चलाया जाता है एजेंट्स के द्वारा। ठीक है, एजेंट के द्वारा से चलाया जाता है। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक है
कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनीज इनटू प्राइवेट कंपनीज एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है तो क्या नियम है उसके लिए? पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी कैसे बन सकती है? वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, या तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनना चाहती है तो क्या नियम है, ये देखेंगे हम। सो फर्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी बनने की कोशिश कर रही है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी बनना चाहती है। कंडीशन होती है, उस कंडीशन को उसने फुलफिल कर लिया तो उस केस में वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। फिर तो पब्लिक कंपनी जब कहलाएगी तो फिर पब्लिक कंपनी में सारे जो नियम्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे सीखना है कि अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन रही है तो क्या क्या नियम है। पहला चीज़ कि जो भी कंपनी से एक्ट के जो भी प्रोविजंस पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो रही थी वो सारा एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन रही है तो पब्लिक कंपनी के जितने सारे नियम्स हैं, जितने सारे प्रोविजंस हैं, वो अब प्राइवेट कंपनी को मानना पड़ेगा। दूसरा कि जो भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मतलब मिनिमम एक डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। उसको सॉरी मिनिमम दो डायरेक्टर्स होते हैं, उसको बढ़ा के आपको 3 करना पड़ेगा मिनिमम। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स की संख्या होती है 2, पब्लिक कंपनी में होती है 3। तो अगर प्राइवेट पब्लिक बन रही है तो फिर डायरेक्टर्स को बढ़ाओ ना, 2 से 3 करना पड़ेगा, ठीक है। मेंबर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। मेंबर्स प्राइवेट में मेंबर्स मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो पब्लिक में मिनिमम कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो 2 से बढ़ा के 7 करना पड़ेगा। इसके बाद जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उस कंपनी के लास्ट में पीवीटी एलटीडी लिखा जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट वर्ड को हटाना पड़ेगा, ठीक है। रिमूव फ्रॉम इट्स नेम एंड बी रिप्लेस विद पब्लिक। नेक्स्ट है आपका ऐसे करके ये सारे नियम से एग्जाम में सेम इसी तरह लिखना है आपको। Members of a company shall approve the conversion of private company into public company by special resolutions। अब देखिए अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन रही है तो मेंबर्स से तो पूछना पड़ेगा, पैसे किसके हैं, मेंबर्स के हैं, तो मेंबर्स से तो पूछना पड़ेगा ना कि अब प्राइवेट हमारी जो प्राइवेट कंपनी वो पब्लिक कंपनी बनने जा रही है, तो मेंबर्स वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशंस के द्वारा उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेंबर से आपको क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसके द्वारा? स्पेशल रेजोल्यूशंस के द्वारा। इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब फॉर पब्लिक कंपनी। इसके बाद आप अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल्स को बढ़ाओ, पेड अप शेयर कैपिटल्स को भी बढ़ाओ, पब्लिक कंपनी की जो भी होती है। आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी जो भी है वो उसको भी आपको अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस होती थी उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। मैंने 3 रेस्ट्रिक्शंस बताए थे। मेंबर्स की संख्या मैक्सिमम 200, तो लेकिन पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है, अनंत अनंत हो सकती है। उस चीज़ को आपको सही करना पड़ेगा। पब्लिक के पास शेयर इशू करने जा सकती है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं जा सकती है, तो इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स। साथ में ये भी देखना है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स या कोई भी डिबेंचर्स के पैसे को डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है पेमेंट करने में, यानी अगर रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया है तो उस केस में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी कोई भी फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफ़ॉल्ट न किया हो, ये भी चेक करना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न्स में डिफ़ॉल्ट न किया हो, ये भी चेक करना पड़ेगा। या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में वो अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती है। तो ये सारे आपके प्रोविजंस वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब इसी का उल्टा वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा क्या है यहाँ पे कि अगर पब्लिक कंपनी जो है अब वो प्राइवेट कंपनी बनने जा रही है तो सेम उल्टा वहाँ पे लग जाएगा। पब्लिक कंपनी है तो उस पब्लिक कंपनी के मेंबर्स की संख्या होती है
मिनिमम मेंबर की संख्या होती है 7, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम होती है 2, तो मुझे वहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा मेंबर्स, 5 मेंबर्स को हटाने पड़ेंगे। पब्लिक कंपनी की जो नाम होती है उसके लास्ट में केवल लिमिटेड वर्ड लिखा जाता है। तो प्राइवेट कंपनी में क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी के लास्ट में पीवीटी एलटीडी लिखा जाता है, तो प्राइवेट वर्ड ऐड करनी पड़ेगी। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, ठीक है। यानी जो प्राइवेट कंपनी है उसको रेस्ट्रिक्शंस किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। उसके बाद वो पब्लिक के पास नहीं जा सकती है सिक्योरिटी इशू करने के लिए। ये सारा कंडीशन, ये सारा चीज़ आपको आर्टिकल्स में ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी आर्टिकल्स है उस आर्टिकल्स के अंदर आपको ये सारा चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। इसके बाद फाइल द ऑल अल्टर कॉपी टू द आरएफसी, यानी रजिस्टर ऑफ कंपनी। आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा जो अमेंडमेंट होगी, जितनी भी सारे आप चेंजेस करोगे, ये सब चीज़ आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास फाइल करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी फॉर्म कैसे होती है, कंपनी को बनाते कैसे हैं। कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए सेक्शन 3 में जाएंगे आप। यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी जब भी बनाई जाएगी लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जाती है। कंपनी के अंदर अगर पब्लिक कंपनी बनाई जा रही है तो मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, 1% कंपनी बना रहे हैं तो मिनिमम मेंबर 1 होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी कंपनी होती है उस कंपनी के मेमोरेंडम में आपको सब्सक्राइबिंग मेंबर्स के नाम लिखने पड़ेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारे कंप्लाई करने पड़ेंगे। साथ में आपकी जो कंपनी होती है, जो कंपनी बनाई जाती है, या तो लिमिटेड प्राइस शेयर हो सकती है वो कंपनी, या फिर गारंटी वाली कंपनी हो सकती है, या फिर अनलिमिटेड वाली कंपनी हो सकती है। अब साथ में ये भी देखना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ 1% अगर कंपनी बना रहे हैं तो उस केस में हमें एक दूसरे पर्सन का नाम भी मेंशन करना पड़ता है 1% कंपनी के केस में, और उस मेंबर का रिटन कॉन्सेंट भी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो 1% कंपनी होती है उसमें मेंबर की संख्या केवल 1 होती है, अगर मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो फिर कंपनी बंद हो जाएगी। इस वजह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से मुझे एक दूसरे नॉमिनी को नॉमिनेट करना पड़ता है कि अगर जो 1% होता है यानी 1 मेंबर होता है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी ही मेंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिटन कॉन्सेंट लेना पड़ेगा जब भी हम किसी दूसरे पर्सन को एज अ नॉमिनी नॉमिनेट करते हैं। ये चीज़ बोला गया है। इसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। और साथ में आपको ये देखना है कि जो भी नॉमिनी होती है, यानी 1% केस के बारे में बोला गया है, नॉमिनी चाहे तो अपनी कॉन्सेंट को विड्रॉ कर सकता है किसी भी समय प्रेस्क्राइब फॉर्म के द्वारा। 1% कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो किसी भी समय कंपनी के नाम को चेंज भी कर सकते हैं, कंपनी के नॉमिनी के नाम को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वो नोटिस भी दे सकते हैं प्रेस्क्राइब फॉर्म में, कंपनी को इंटीमेट भी करेंगे इस चीज़ के बारे में। इसके बाद आरओसी को भी फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार को भी बताएंगे, ठीक है। जो भी इस कंपनी के नाम में जो भी चेंजेस करते हैं वो शैल नॉट बी डीम अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब अगर नाम केवल चेंज करेंगे तो उसे हम अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बोलेंगे, उसे नहीं मानते हैं। अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है। इनकॉर्पोरेशन होने के लिए बहुत सारी स्टेप्स होती है, ये आपकी स्टेप्स है। स्टेप्स आपके फॉर इनकॉर्पोरेशन। रिजर्व, पहला चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाम को रिजर्व करना पड़ेगा। कैसे, ई फाइलिंग करके। यानी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास ई फाइलिंग कराओ। ई फाइलिंग में आप अपना नाम एक रिकमेंड करो कि मान लेते हैं मैं XYZ के नाम से कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो उस नाम को आप रिकमेंड करो और ई फाइलिंग करवाओ। कहाँ पे, आरओसी के पास। इसके बाद आप साइनिंग करोगे कंपनी के जो MOA है,
कंपनी की जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है एओए है उस पर आप साइनिंग करेंगे। इसके बाद ड्राफ्ट करेंगे आप, और ये चीज़ें आप आरओसी के पास सबमिट भी करेंगे, ठीक है। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ई फाइल एंड ई स्टैम्प्स, और ये सारे ई फाइल ई स्टैम्प भी होने चाहिए। कंसेंट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर टू एक्ट एज ए डायरेक्टर टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। Submission of statutory declaration of compliances and other declaration. Pay fees and amount of stamp duty electronic, ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। ऑब्टेन सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, आपको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म में, वो साइन करनी पड़ेगी डिजिटल फॉर्म में आरओसी के पास। इसके बाद आपको एक फाइल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा रजिस्टर ऑफिस के लिए। ये सारा चीज़ आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, पूरे 7 स्टेप लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम अपना रजिस्टर ऑफिस बनाएंगे कंपनी का, तो वो हमें ऐसे रजिस्टर जुरिडिक्शन के पास, जो आपके जुरिडिक्शन होती है उसके पास आपको ये अप्लाई करनी पड़ेगी। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपका रजिस्टर हो जाता है नाम, तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। आरओसी ये चीज़ें इशू करती है, आरओसी का मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी इशू करेगी। इसके बाद कंपनी आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर्स भी अलॉट करती है, आरओसी ही इस नंबर को भी अलॉट करती है। ये नंबर जो होता है वो डिस्टिंक्ट एक आइडेंटिटी होती है किसी भी कंपनी के लिए, और भी सेल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइन करवाना पड़ता है सब्सक्राइबर के द्वारा। जो सब्सक्राइबर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के समय आए थे उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए एमओए एओए के ऊपर। इसके बाद एक डिक्लेरेशन भी फाइल करना पड़ेगा, किसके द्वारा? डिक्लेरेशन में ये बोला जाएगा कि जो भी एडवोकेट है उन्होंने सारे नियम्स को फॉलो किया है। डिक्लेरेशन में ये बताना पड़ेगा कि जितने सारे सीए हैं, जितने सारे कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जितने सारे कंपनी के सीएस हैं, ये सब लोगों ने कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो किया है और तब जाके कंपनी को इनकॉर्पोरेट किए हैं, उसे बनाए हैं। ये सब चीज़ें एक डिक्लेरेशन फॉर्म में फाइल करनी पड़ती है। इसके बाद जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर जो होता है कंपनी का, जो सेक्रेटरी होते हैं, वो सेक्रेटरी होते हैं, वो सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन के लिए एक फिक्स गाइडलाइंस, एक फिक्स रजिस्टर ऑफिस बना सके। इसके बाद जब तक उसकी फर्स्ट जब तक उसकी फिक्स रजिस्टर ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं हो जाती तब तक आपको एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस देनी पड़ती है। इसके बाद जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसका भी नाम आपको बताना पड़ेगा कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर क्या करना पड़ेगा, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस केस में आपको एक फर्स्ट डायरेक्टर का नाम भी बताएंगे। ये भी बताएंगे क्या वो किसी दूसरे फॉर्म में या दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड तो नहीं है, उसकी कॉन्सेप्ट लेनी पड़ेगी, पर्टिकुलर्स नाम लेना पड़ेगा, रेसिडेंशियल एड्रेस भी लेनी पड़ेगी, नेशनलिटी क्या है उस डायरेक्टर की, ये सारा चीज़ आपको एज ए प्रूफ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद जो भी फर्स्ट एक्टर्स होते हैं उस फर्स्ट एक्टर का सब चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि डी नंबर, जैसे कि उसकी नेशनलिटी हो गया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, ये सारा चीज़ चाहिए आपको, प्रमोशन फॉर्मेशन, ये सब चीज़। साथ में ये भी चेक करेंगे क्या उसने कोई गिल्टी तो नहीं किया है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, ये चीज़ भी आपको चेक करनी पड़ेगी। और चेक करने के बाद डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। ये डिक्लेरेशन जो फाइल करेंगे वो आपको ये दिखना है कि फ्रॉड जो है वो कम से कम 5 साल तक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपने फ्रॉड किया है आज, तो आज से 5 साल तक आप कोई किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं। तो ये भी चेक आपको ये सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास फाइल कर देना पड़ेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स। और जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करेंगे रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, तो रजिस्टर ऑफ कंपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है, उसके बाद वेरीफाई करता है और फिर आपकी कंपनी के लिए एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ये आपका, ये ऊपर जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन बताई गई उसके बेसिस पे वो रजिस्टर करता है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। इसके बाद आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मैंने बताया वो इशू भी करता है। इसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होती है वो रजिस्टर ऑफिस में प्रिजर्व करके रखी जाएगी। Company shall maintain and preserve its register office copies of all documents information as original file.
जो भी कंपनी होती है वो कंपनी अपने रजिस्टर ऑफिस पर सारे कॉपीज के जो भी कॉपीज होती है, चाहे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, उनकी कॉपीज को वो ओरिजिनल रजिस्टर ऑफिस में प्रिजर्व करके रखेगी। प्रिजर्व करके रखने का मतलब हो गया है यहाँ पे संभाल के वो रखेगी उसे जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। इसके बाद जो कंपनी है अगर वो कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश करती है किसी भी चीज़ के बारे में तो उसके लिए पेनल्टी लग जाएगी। वो पर्सन या फिर कंपनी लायबल हो जाती है अंडर सेक्शन 447। फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर फर्निश किया जाएगा किसी भी पर्सन के द्वारा तो यहाँ पे ये सप्रेशंस के केस में क्या होगा, प्रोमोटर्स और फर्स्ट डायरेक्टर ये सारे एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे सेक्शन 447 के अंदर, और यहाँ पे आपको पेनल्टी लग जाएगा। और ये पेनल्टी कितना हो सकता है ये आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 447 के अंदर जो बताई गई है वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। ये जो 447 है ये फ्रॉड के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी अगर कोई कंपनी है जो फ्रॉड करती है या फिर कोई कंपनी का पर्सन है जो फ्रॉड कर रहा है, ऑफिसर फ्रॉड कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे सेक्शन बनाई गई है सेक्शन 447 में। इस तरीके से ये आपका मिसबिहेव के केस में यानी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप फर्निश करते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अब आगे देखेंगे आपके यहाँ पे सेक्शन 4 है जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करता है। बेसिक ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, एमओए क्या होता है। कि आपका एक बेस डॉक्यूमेंट होता है जब भी कंपनी फॉर्मेट की जाती है। कंपनी जब भी बनाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। एक होता है एमओए, दूसरा होता है एओए। इनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, याद रखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी के जो भी ऑब्जेक्ट्स होती है उसको बताई जाती है, कंपनी किस वजह से बनाई जा रही है इसके बारे में आपको बताना पड़ता है। कंपनी जो भी ऑब्जेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके काम नहीं करेगी, ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना पड़ता है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है क्योंकि हर पर्सन जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ये माना जाता है कि उस पर्सन को उस कंपनी के सारे कंडीशंस के बारे में नॉलेज है। इसके बाद जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज बाई कंपनी। शेयर होल्डर्स को भी ये भी पता होना चाहिए कि जो भी कंपनी है, जो कंपनी उस शेयर होल्डर्स के पैसे को यूज़ कर रही है, तो शेयर होल्डर्स को ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कंपनी किस चीज़ में यूज़ करेगी, क्या रिस्क होती है, वो रिस्क के बारे में भी शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। कंपनी कैन नॉट डिफॉल्ट फ्रॉम प्रोविजंस कंटेन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अदरवाइज अल्ट्रा वायरस एक्ट। कंपनी अगर अपने प्रोविजंस के बाहर जाके काम करती है तो उसे हम अल्ट्रा वायरस के नाम से बोलेंगे, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट में आ जाता है। साथ में और भी प्रोविजंस है यहाँ पे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी शैल स्टेट, जो भी कंपनी होती है कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी का नाम को बताएगी। जो कंपनी के नाम होती है, अगर पब्लिक कंपनी होती है तो वो लिमिटेड वर्ड लिखेगी, प्राइवेट कंपनी होती है तो वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखेगी। कंपनी के अंदर नेम क्लॉज होती है, नेम क्लॉज हो सेक्शन 8 कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, जो एनजीओ टाइप की कंपनियां होती हैं, जो सोशल पर्पस के लिए जो कंपनियां बनाई गई हैं वो कंपनियां आपकी नेम क्लॉज के अंदर आती है, तो उनके लिए आपके नेम क्लॉज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी कंपनी है जो जिसकी रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है ये सारा उसको मेंशन करना पड़ेगा। ये मेंशन कहाँ पे करेंगे, ये चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन करेंगे, रजिस्टर ऑफिस।
साथ में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी बतानी पड़ेगी, यानी कंपनीज के जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के बारे में भी आप प्रपोज करो, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी आप बताओ। ये सब चीज़ भी, यानी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, नेम क्लॉज होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगी कंपनी की उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्या होगी कंपनी की इसके बारे में बताना पड़ेगा, लायबिलिटीज कंपनी क्या होगी इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, साथ में कैपिटल्स कितनी होगी, अथोराइज कैपिटल कितनी होगी उसकी, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, ये सब चीज़ आपको कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको मेंशन करनी पड़ती है। इसके बाद आपके आते हैं मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, नेम क्लॉज है। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा लिखा जाएगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरा डोमिसाइल क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज को ही रजिस्टर बोला जाता है, इसे रजिस्टर ऑफिस बोला जाता है। तो यानी अगर कोई कंपनी है जिसकी डोमिसाइल क्लॉज है, इसका मतलब कंपनी का रजिस्टर ऑफिस के बारे में लिखा जाता है, उसका एड्रेस कहाँ है वो चीज़ें मेंशन की जाती है। जैसे रिलायंस कंपनी है, एग्जांपल की अगर बात करें तो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का जो डोमिसाइल क्लॉज लिखेंगे तो डोमिसाइल क्लॉज में आपको पता चलेगा कि उसका मेन ऑफिस कहाँ है, तो मेन ऑफिस वहाँ पे लिखा होगा मुंबई में है, तो वो मुंबई आपका एक एड्रेस हो गया रजिस्टर ऑफिस के लिए। उसी तरह फिर आपका नेक्स्ट क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कंपनी की जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, किस वजह से कंपनी बनाई गई है, उसका पर्पस क्या है, शेयर होल्डर के जो पैसे मिलेंगे उस पैसे को कहाँ यूज़ करेगी कंपनी, ये सब चीज़ ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मेंशन किया रहता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में तीन तरह के आपके ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। मेन ऑब्जेक्ट, कंपनी का जो मेन बिजनेस क्या है वो चीज़ आपको मेंशन किया गया रहेगा। इंसिडेंशियल या एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ भी मेंशन किया गया रहेगा। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में भी कंपनीज के बारे में कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया गया रहेगा। साथ में ये भी देखेंगे कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर है तो वो सब चीज़ भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी के अंदर कंपनी की जो लायबिलिटीज़ होती है, यानी उसके पेपर्स की लायबिलिटीज़, कंपनी की लायबिलिटीज़ कैसी होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, इसके बारे में लायबिलिटी क्लॉज में भी मेंशन किया गया रहता है। कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है उसके डिक्लेरेशंस भी आपको बतानी पड़ेगी कि कंपनी के जो भी मेंबर्स है वो कितने अमाउंट तक लायबल होते हैं। ये सारा चीज़, ये सभी चीज़ें आपको लायबिलिटी क्लॉज में मेंशन करनी पड़ती है। इसके बाद आता है आपका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या होगा, कंपनी की अथोराइज कैपिटल्स के बारे में मेंशन किया गया है, यानी कंपनी मैक्सिमम अपनी कितनी कैपिटल रख सकती है वो चीज़ें कैपिटल क्लॉज में मेंशन किया जाता है। कंपनी कितनी शेयर इशू करेगी, कंपनी अपने अगेंस्ट कितनी, हर एक मेंबर से कितने शेयर को परचेज करेगी, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया रहता है। उसकी फाइनेंशियल फेस वैल्यू क्या होगी, उसकी इक्विटी शेयर्स कितनी इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कितनी इशू करेंगे। कैपिटल क्लॉज के अंदर ये भी बताया गया रहेगा कि पैसे मार्केट से हम कैसे उठाएंगे, किस तरीके से हम पैसे रेज कर सकते हैं, फंड कहाँ से रेज करेंगे, ये सारा चीज़ कैपिटल क्लॉज में बताया गया होता है। इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी होता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब हो गया, इस क्लॉज में जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं जिन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, यानी जिस समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाई गई है उस समय जो प्रोमोटर्स होते हैं वही कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उनको हम सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। तो उन सब्सक्राइबर्स का क्या एजेंडा है वो सारी चीज़ भी यहाँ पे मेंशन किया गया रहता है, ताकि मिनिमम 1 शेयर्स कितने वो सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें परचेज करना पड़ेगा। तो हर सब्सक्राइबर जो होते हैं वो अपने सिग्नेचर्स भी देंगे, साथ में अपना नेम और एड्रेस भी मेंशन करते हैं, और अपने सिग्नेचर के साथ वो अपना एक विटनेस भी अटैच करते हैं, ताकि ये सारा चीज़ इसी क्लॉज के अंदर मेंशन किया गया रहता है। ऐसे करके ये आपके 6 मेन क्लॉज होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद आपका अब एक और टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जिस कंपनी का जो मेमोरेंडम है उस मेमोरेंडम में पहले से ही कंपनी का ऑब्जेक्ट्स या पावर्स को बता दिया गया होता है,
तो अगर कोई कंपनी है जो अपने पावर या ऑब्जेक्ट्स के बाहर जाके काम करती है तो हम बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, यानी जो एक्ट है वो एक्ट क्या है, पावर के बाहर जाके काम कर रही है, तो यानी बियॉन्ड द पावर्स हो गया। तो बियॉन्ड द पावर जाके जब कंपनी काम करती है तो उस चीज़ को बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस। तो अगर कोई ऐसा एक्ट है जो अल्ट्रा वायरस है तो वो कैसा होता है, वॉइड होता है एंड डज नॉट बाइंड द कंपनी, उस केस में कंपनी को ऊपर लायबल नहीं होती, कंपनी बाइंड नहीं हो सकती। नाइदर द कंपनी नॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन सू ऑन इट, ना ही कंपनी ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं अगर अल्ट्रा वायरस होती है तो। कंपनी कैन नॉट मेक इट वैलिड, कंपनी इसे वैलिड नहीं मान सकती, इवन इफ एवरी मेंबर एसेंट टू इट, चाहे सारे मेंबर्स भी क्यों नहीं इसके लिए एग्री हो जाए। ये चीज़ याद रखेंगे आप। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब बियॉन्ड द पावर्स, यानी कंपनी के मेंबर्स या कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं, कंपनी का डायरेक्टर्स हो गया, अगर वो बियॉन्ड द पावर जाके काम करता है तो उसे अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। कंपनी भी अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके काम करती है तो उसे अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और है, सेक्शन 5 में बोला गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या चीज़ होती है, ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे, इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स होती है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसे मैटर्स को इंक्लूड किया जाता है जो पहले से ही बता दिया गया होता है, प्रेस्क्राइब किया गया, provided that company may include such additional matters in article of association as may be considered necessary for management. So article of association may contain provisions for interestment to the effect that specified provision। जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाई जाती है उसके अंदर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में मेंशन किया जाता है, साथ में कंपनी के जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है उसके बारे में मेंशन किया जाता है कि कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट कैसी होगी, कंपनी इंटरनल कंट्रोल्स कैसे रखेगी अपना। साथ में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए कंपनी के अंदर क्या नियम से क्या रूल्स है, ये सारा चीज़ भी पहले बता दिया गया होता है। कौन कौन से ऐसे रेजोल्यूशन है जिसको हम बदल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे नियम है जिसको अल्टर किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे नियम है जिसको अल्टर नहीं किया जा सकता है, ये सब सारा चीज़ कहाँ पे बताया जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए होते हैं जिसको बोला जाता है इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि अगर हम कोई नियम्स बना रहे हैं तो उस नियम को हम बदल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें इंट्रेंचमेंट वहाँ पे डालना पड़ता है। तो इंट्रेंचमेंट जब हम वहाँ पे इंटर कर देंगे किसी भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर तो फिर उस कंपनी के हम प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकते, यानी उसको अल्टर नहीं कर सकते। उसको अल्टर करने के लिए मुझे वहाँ पे एक मोर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया होता है, और वो प्रोविजंस तभी चेंज किया जा सकता है जब इंट्रेस्टमेंट्स को हटाना पड़ेगा। तो प्रोविजंस बनाई जाती है इंट्रेस्टमेंट्स के लिए, सेल ओनली बी आइदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या बाय अमेंडमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय ऑल द मेंबर्स। अगर सारे मेंबर्स के द्वारा इंट्रेस्टमेंट्स को हम हटा सकते हैं, और ये कब हटा सकते हैं, जब कंपनी फॉर्मेट होती है, बनाई जाती है तब, या कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड किया जाएगा तब। इसको चेंज करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो भी नोटिस होती है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ती है, जितनी सारे प्रोविजंस बनाई गई होती है वो सारे प्रोविजंस के रिगार्डिंग। साथ में जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है उसमें आपको टेबल्स भी लिखने पड़ते हैं, टेबल्स FGHI और जे शेड्यूल्स, ये शेड्यूल फर्स्ट पे आते हैं। कौन कौन सी कंपनी के ऊपर ये सारे शेड्यूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ये सब चीज़ भी आपको मेंशन करनी पड़ती है। अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल एनी ऑफ रेगुलेशंस, कंपनी जो होती है वो सारे रेगुलेशन या किसी एक रेगुलेशन को अडॉप्ट कर सकती है मॉडल आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। मॉडल आर्टिकल्स क्या होती है, यानी कंपनी जो होती है जब भी कंपनी फॉर्मेट बनाई जाती है तो कंपनी एक मॉडल आर्टिकल्स फॉर्मेट बनाती है। इस मॉडल आर्टिकल फॉर्मेट्स में
एक कंपनी का पहले से बना हुआ है फॉर्मेट होता है, तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी इंटरनल रेगुलेशन या इंटरनल मैनेजमेंट को बिल्ड करती है, क्रिएट करती है। तो अगर कोई कंपनी अपनी खुद की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती है तो उस मॉडल आर्टिकल्स को एज ए कॉपी कर सकती है। इसके बाद अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी रजिस्टर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इस एक्ट के बाद हुई है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी रजिस्टर आर्टिकल्स होती है इस कंपनी का, उसमें आपको रेगुलेशंस जो भी मॉडल आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग डाली गई है उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप या मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर हो चुकी है पहले से और बाद में मॉडल आर्टिकल्स आई है, तो फिर मॉडल आर्टिकल्स को हम वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंपनी पहले से रजिस्टर हो चुकी है। तो उस केस में उसकी खुद की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जनरेट हो चुकी होगी। इसके बाद इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें क्या बोला गया है इंडोर मैनेजमेंट में कि जो पर्सन होता है किसी भी कंपनी के साथ अगर डील करता है, तो ये माना जाता है कि उस पर्सन को कंपनी के इंटरनल रूल्स के बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव अ नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी। मिस्टर एक्स से जो वो कंपनी के साथ डील करने जा रहा है, लेकिन अगर कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उस कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में एक्स को पता ही नहीं है, तो क्या होगा फिर इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे कहलाएगा। और उसे कुछ पता ही नहीं था, इस वजह से उसने ट्रांसफर कर लिया यहाँ पे। स्टेक होल्डर्स नीड नॉट इंक्वायर वेदर द नेसेसरी मीटिंग वॉज कन्वेंट एंड हेल्ड प्रॉपरली, वेदर नेसेसरी रेजोल्यूशन वॉज पास प्रॉपरली। स्टेक होल्डर्स को कोई ज़रूरत नहीं होता है किसी भी तरह का मीटिंग करने के लिए। अगर अगर मान लेते हैं कोई कंपनी है, कंपनी ने अपनी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई, तो इसके लिए क्या शेयर होल्डर्स वहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले से बोला गया है कि चाहे कंपनी मीटिंग करे या ना करे, शेयर होल्डर को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं है कंपनी के अंदर प्रॉपर तरीके से मीटिंग्स की जा रही है या नहीं की जा रही है। इसके बाद जो डॉक्ट्राइन्स होता है यानी इंडोर मैनेजमेंट, ये प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल मेंबर्स को, यानी जो आपके आउटसाइडर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है ये। पीपल्स आर entitled to presume that internal proceedings are as per the documents submitted with the registrar of the companies। जो भी कंपनी होती है, कंपनी की जो रजिस्ट्रार होती है, उस रजिस्ट्रार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये कंपनी के जो आउटसाइडर होते हैं वो पहले से ही एज्यूम कर लिए होते हैं, वो मान चुके हैं कि कंपनी अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर चुका होगा अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस या रूल्स। इस चीज़ को मान के वो आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करता है। और अगर उसे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या उसे लॉस होता है, तो वो बच सकता है किसके अकॉर्डिंग? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे एक और है प्रोविजंस की इंडोर मैनेजमेंट वर्सेस डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं आपका। सीधा सीधा यहाँ पे डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्सेस डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखिए, जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। आउटसाइडर का मतलब जो कंपनी के साथ डील करता है। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। सो वेयर इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट अ कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट, a doctrine of indoor management protects outsider against the action of the company। कंपनी अगर ये है तो कंपनी को प्रोटेक्ट कौन करेगा? आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करेगा। और कंपनी के बाहर यानी कोई एक्स पर्सन है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो एक्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पे? आउटसाइडर को। ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो एक सेफ गार्ड होती है वो किसके लिए पॉसिबल हो जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में
जो आउटसाइडर होती हैं उनके लिए सेफ गार्ड के रूप में काम करता है। सो दिस doctrine also is a possible safeguard against the possibility of abusing the doctrine of constructive notice basis for doctrine of indoor management. What happened internal to a company is not a matter of public knowledge. An outsider can only presume the intention of a company, but not the information he or she is not a privy to. If not for the doctrine, the company could escape creditors by the denying the authority of the official to act on its behalf. जो भी कंपनी के अंदर हो चीज़ें होती है उससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सर नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज, ये पब्लिक नॉलेज से कोई संबंध नहीं होता है। सो जो आउटसाइडर होता है वो ये मान के चलता है कि कंपनी की इंटेंशन सही है, इसलिए वो कंपनी के साथ डील करता है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में उसे कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, फिर भी वो कंपनी के साथ डील करता है। तो ये जो डॉक्ट्राइन होता है, इफ़ नॉट द डॉक्ट्राइन, ये डॉक्ट्राइन नहीं होगा तो यहाँ पे क्रेडिटर्स जो होते हैं वो बच के चले जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे ये डॉक्ट्राइन्स को लाया गया है। एक्सेप्शंस होती है जहाँ पे आउटसाइडर्स के ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी वहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पहला चीज़ नॉलेज ऑफ इरेगुलेरिटी, मतलब जो आउटसाइडर है उसे पता था कि कंपनी फ्रॉड कर रही है या कंपनी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स है, फिर भी उसने उस कंपनी के साथ सौदा किया, तो उस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं एप्लीकेबल होगा उस पर्सन के ऊपर। यानी वो पर्सन फिर बचेगा नहीं, वो पर्सन लायबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट नहीं होगा, कंपनी के फेवर में ये चीज़ें चली जाएगी। दूसरा नेग्लिजेंस, यानी अगर कंपनी के साथ कोई पर्सन जो है डील कर रहे हैं और उसे थोड़ा सा एफर्ट करता, अगर थोड़ा सा वो मेहनत करता, एफर्ट करता, कोशिश करता, तो उसे कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाती। लेकिन उन्होंने वो थोड़ा सा भी मेहनत नहीं किया, कुछ भी खोजबीन नहीं किया, छानबीन नहीं किया, और उसने कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन्स कर लिया, डील कर लिया, और इस वजह से उसे लॉस हो गया, तो उस लॉस के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी यहाँ पे। एंड तीसरा है फॉर्जरी, यानी अगर ये बोला है कि द रूल डज नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन रिलाइज अपॉन अ डॉक्यूमेंट दैट टर्न्स आउट टू बी फॉर्ज सिंस नथिंग कैन वैलिडेट फॉर्जरी। मतलब यहाँ पे कि अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी के साथ कोई पर्सन है जो डील कर रहे हैं, एक्स पर्सन यहाँ पे डील कर रहे हैं। एक्स पर्सन को पता है कि कंपनी के साथ जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्जरी है, मतलब जाली है, और उस जाली डॉक्यूमेंट को आधार मानकर उसने डील कर लिया, सच मान के डील कर लिया, तो उस केस में यहाँ पे कंपनी लायबल नहीं होती है, वहाँ पे एक्स खुद लायबल हो जाएगा। तो a company can never be held bound for the forgery committed by its officer। तो ऑफिसर ने अगर कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट बना के डील कर रहा है तो वहाँ पे कंपनी लायबल नहीं होती है। तो ऐसे करके ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट था। ये यहाँ तक मैंने पूरे रिविजन्स वीडियो बनाए हैं आपके लिए सारा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है प्रोस्पेक्टस, ये कल के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी तक आप लोग यहाँ तक रिवीजन कर लेंगे पूरा। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट आपका कल आपका अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।